स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस किस तरह से की जाती है और इसको हम सिंप्लीफाई करना भी सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो आपके असाइनमेंट से बहुत पर्टेनिंग है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस यू विल बी इजीली बी सॉल्विंग योर असाइनमेंट. So starting with very simple rational expression which is 25 to the 1/2 power and 27 to the 1/3 power. So जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं, फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस को हम अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आप लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे. देखें कैसे. फॉर एग्जांपल, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट ऐसी हो जो कोई फ्रैक्शन हो, तो आप क्या करते हैं, उसकी बेस को देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे बेस है 25. अब इस 25 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे. लाइक 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5. ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपको ये दोनों टर्म्स ही मिलेंगी. ठीक है, और 5 × 5 आप देख सकते हैं ये 25 के ही बराबर होता है. सो मैंने 5 को 5 × 5 से रिप्लेस किया और जो इसके ऊपर पावर थी 1/2 वो उसको वैसे ही उसकी जगह पे लगे रहने दिया. सिमिलरली मैंने सेकंड जो बेस है विच इज़ 27, उसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 × 3 × 3. ओके, सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 3s टुगेदर सो हमें 27 मिलता है. तो हम 27 को 3 × 3 × 3 से रिप्लेस कर सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टर्स के साथ. ठीक है, और जो इसकी पावर थी विच इज़ 1/3 उसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन था वो भी हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया. ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 5 × 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5² 5 टू दी सेकंड पावर. ये एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पावर 2 का मतलब यही होता है कि जो बेस है 5 वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है, सो हमने अंदर जो बेस थी उसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया और जो इसकी पावर थी 1/2 उसको वैसे ही कॉपी कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे. येस, यू आर राइट. इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 टू दी थर्ड पावर, क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. और इसकी जो पावर है 1/3 वो ऐसे ही कॉपी करके मल्टीप्लाई का साइन भी हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया. ओके, सो अब हमने इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर लिख दिया है. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स में लिख के उसके जो सेम आपके पास टर्म्स होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको हम उनकी पावर के साथ कंबाइन कर देते हैं. अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमने इसको, जब हमने बेस जो है उसके ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 के ऊपर पावर है 2 और इस 5 टू द सेकंड पावर के ऊपर एक और पावर है 1/2. ठीक है, सो अब पावर के ऊपर पावर जब आती है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है. सो अब 2 को 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना है. जब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपके सामने न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है जो हमने मेंशन नहीं किया, और ये 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर हमारे पास क्या बचा है, इसके एक्सपोनेंट में जस्ट हमारे पास 1 बचा. तो और हम 1 एक्सपोनेंट में लिखते नहीं है तो हमारे पास आएगा आंसर 5, यानी इस टर्म में से हमें जस्ट 5 बचा. इसकी पूरी पावर कैंसिल होकर 1 हो गई जो कि हम मेंशन नहीं करते. सिमिलरली आप सेकंड भी इसकी पावर में देखेंगे कि ये भी 3 से 3 इसी तरह कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 बचा और 1 इन एक्सपोनेंट बचा जो हम मेंशन नहीं करते, तो हम लिखेंगे सिर्फ 3 और मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया. ठीक है, सो आपने यहाँ पे देखा होगा इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपनी बेस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और इस तरह से लिखा कि बेस के ऊपर वही पावर आए जो उसके ऊपर पावर जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है वही हमारे पास पावर आए, ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए और हमें वो बेस सेपरेट मिल जाए ताकि हम उसको ईजिली इवेलुएट कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें. ठीक है, हमने 25 के साथ भी वही किया और 27 के साथ भी हमने वही किया. नाउ वी हैव लेफ्ट विद 5 × 3. सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 15. सो द सिंपल आंसर ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन इज़ 15. ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी रैशनल एक्सप्रेशन थी जो हमने देखी. नेक्स्ट हम कुछ और रैशनल एक्सप्रेशन देखेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे.
लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह आती होगी तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके ऊपर भी जो ये एक्सपोनेंट आ रहा है ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, मतलब एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप कोई रैशनल एक्सप्रेशन सॉल्व करें और उसका ना कोई इस तरह से नंबर की टर्म आ रही हो, जो जाहिर है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको तो हम पावर कैंसिलेशन के थ्रू ही हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो नंबर आ रहा है उसको हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है ताकि वो एक पावर की फॉर्म में आ जाए, एक पावर बन जाए और फिर हम कैंसिलेशन कर सकें ईजिली। ठीक है, अब जब 32 के आप प्राइम फैक्टर्स 5 करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करते जाएंगे, तो आपके पास जो इसके आएंगे टर्म्स वो ये आएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। जब आप 5 टाइम्स 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिलता है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है, जिस तरह हम लाइंस खींच के जैसे हम एलसीएम करते हैं उसी तरह 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो वो मेथड आपको सिखाया गया है लोअर ग्रेड्स के ऊपर, तो ईजिली वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वीडियो में। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और जब प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5। सो 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, सो हम लिख सकते हैं इसको 2 to the 5th, क्योंकि 2 था जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 32 को हम 2 to the 5th भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये 32 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई 2 to the 5th। बाकी तमाम टर्म्स और पावर्स हमने वैसे ही कॉपी कर दिया, a to the 10th, b to the -15th और उनकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? अब हमारे पास फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पावर आपको नज़र आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 5, ये 1/5 जो पावर लगी है ये पूरे इस बेस के ऊपर लगी है, इन तीनों टर्म्स के ऊपर, 2 to the 5th, a to the 10th, b to the -15th, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों के ऊपर लगी है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम अपनी पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं कि जब भी इस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर पावर आती है तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम टर्म्स के साथ, तमाम फैक्टर्स के साथ। तो इसका मतलब है ये जो 1 to the 15 है वो ये जो 1 to the 1 डिवाइडेड बाय 5 है, ये तमाम टर्म्स के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। 2 to the 5th पहली टर्म थी उसके ऊपर भी 1 डिवाइडेड बाय 5 आया, सेकंड टर्म a to the 10th थी उसके ऊपर भी 1/5 आया, और थर्ड टर्म b to the -15th थी उसके ऊपर भी 1 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है, सो ये एक्सपोनेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तमाम टर्म्स के ऊपर। अब हम जहाँ कैंसिलेशन हो सकती है उसको उस तरह से कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहली टर्म में मैं देखूँ तो ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और ये क्यों कैंसिल हो रहे हैं ये हम अपने लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पावर के ऊपर जब पावर आती है तो वो पावर्स आपस में या एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 ये न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गए और हमारे पास 1 बचा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2, हमारे पास इस टर्म में से सिर्फ 2 रह गया, 1 हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो मेंशन नहीं किया जाता एज एन एक्सपोनेंट। सेकंड हम देखते हैं टर्म, हमारे पास जाहिर है कि 10 और 5 भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। 5 1 टाइम्स 5 और 5 2 टाइम्स 10 होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे a की पावर 2 बची, और जो सेकंड पावर थी इसके ऊपर जो एक और पावर थी वहाँ पे 1 बचा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 2 और ये 1, सो 2 टाइम्स 1 क्या आता है आंसर, 2 ही आता है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म में से हमें मिलेगा a स्क्वायर्ड, क्योंकि इसको पूरी पावर को सॉल्व करने के बाद हमें 2 बचा है। सिमिलरली मूविंग टू द लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इसमें भी आप देख सकते हैं एक 5 है और एक 15, अगेन वी कैन कैंसिल देम आउट। 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 -3 टाइम्स -15, राइट। सो अब -3 टाइम्स 1 -3 ही आएगा। सो अब फिर हमारे पास लास्ट टर्म जो आनी चाहिए वो b to the -3rd आनी चाहिए। क्लियर हुआ कि हमने पहले जो नंबर था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और उसके बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद पावर जहाँ जहाँ जिस तरह कैंसिल हो रही थी वो कैंसिलेशन करी, और फाइनली हमारे पास ये टर्म बची है। ठीक है, सो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है, बस एक स्टेप बचा है, और वो ये कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है ये एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने का तरीका आप लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब रेसिप्रोकल किया जाता है तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाता है। तो इसका मतलब है इस तरीके से जब हम इसको शिफ्ट करेंगे 2a² जो था वो वैसे ही है,
b⁻³ जो था अब वो रेसिप्रोकल होकर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब जब वो डिनोमिनेटर में आ गया तो उसकी पावर b⁻³ हो गई, मतलब +3 हो गई। ठीक है, ये हम अपनी एक वीडियो में बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को किस तरह से रेसिप्रोकल किया जाता है तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाता है। तो जब भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन में नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो हम उसको पॉजिटिव बना के सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर वो न्यूमरेटर में होता है तो डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, और डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में लाते हैं। इन शॉर्ट हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि अब इस वाली एक्सप्रेशन में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने अपना काम कर लिया है। ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन एक और सिंप्लीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हम कुछ और रैशनल एक्सप्रेशंस देखते हैं। ओके, अगेन ये आप कुछ और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन आई गारंटी यू कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और फैक्टर्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो आई रिकमेंड कि मैं वीडियो में जितने सवालात सॉल्व कर रहा हूँ आप 1 बाय 1 उनको सॉल्व भी कीजिए, और उसके बाद असाइनमेंट के सवालात को भी सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, वो बहुत सिमिलर हैं इससे। ओके, अगेन हमारे पास 3 पावर्स आ रही हैं। 16 की पावर ये है, 81 की पावर ये है, और 64 की पावर ये आपके पास है। तो 1 बाय 1 हम तमाम पावर्स के ऊपर काम करते हैं। पहली पावर हमारे पास है 16। पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हम उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। तो 16 की प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जब हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जब 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 2s टुगेदर हमारे पास 16 आता है। आप चेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 एंड 8 टाइम्स 2 16। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखाया जाता है कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, और ये 4 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी 4th। इसका मतलब है कि ये जो 16 है ये बराबर है 2 टू दी 4th के, तो हमने 16 की जगह लिख दिया 2 टू दी 4th, राइट। अब और उसके ऊपर जो पावर है हम उसको वैसे ही कॉपी कर देंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे ये हमने कर लिया कॉपी, देखा आपने 16 की जगह हमने लिखा 2 टू दी 4th, और उसकी जो पावर थी 3a/4, वो वैसे ही 3a/4 अपनी जगह मौजूद है। सेकंड हमारे पास जो हमारे पास पावर है वो है 81। 81 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स 3 = 9, 9 टाइम्स 3 = 27, एंड 27 टाइम्स 3 = 81। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि 3 है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी 4th। इसका मतलब है कि ये 81 है, ये बराबर होता है 3 टू दी 4th के, तो हम 81 की जगह लिख देंगे 3 टू दी 4th, और उसकी जो पावर है वो वैसे ही उसको कॉपी कर देंगे, विच इज़ -a/4। क्लियर है। अब चलते हैं अपने डिनोमिनेटर की तरफ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 64, और 64 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये कि आप टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 2s को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 64 आता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी 6th, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 6 2s टुगेदर। सो 64 की जगह हम 6 टू दी 6 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और इसकी भी पावर को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, विच इज़ a/3। तो अब हमने तीनों अपनी जो पावर्स थी, 2 न्यूमरेटर में थी, एक डिनोमिनेटर में, उन तीनों को हमने अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगेन वही काम करेंगे कि पावर्स में कैंसिलेशन करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पावर, तो 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर दिया, और हमारे पास क्या बचा, 3a बच गया पावर के अंदर। तो हमारे पास जो टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए a टू दी 3a पावर, 2 की पावर 3a, क्योंकि यहाँ 3a बच गया। अंदर वाली पावर में 1 बचा है, और जब 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ही आंसर आएगा। क्लियर है। तो अब हम पावर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम कुछ नहीं कर रहे, और लॉ अप्लाई कर रहे हैं कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप चाहें तो कहीं रफ में लिख के 4 × 3a/4 जो कि ये है, उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पावर है उसमें भी 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है, ये नेगेटिव का a बच रहा है। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 3 की पावर -a। क्लियर है। और सिमिलरली वी आर डूइंग इन द डिनोमिनेटर, कि कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन पॉसिबल है, हमने कर दी। नाउ 3 1 टाइम्स होता है 3, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 आता है, तो ये 2 बच गया यहाँ पे। और जब 2 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
ये क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2a। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगी 2 की पावर 2a। क्लियर है? और मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन का साइन वैसे का वैसे ही है, हमने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए। चलें अब देखें क्या चीज़ पॉसिबल है। अगेन हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है जो आप याद करें, आपको अपने मैथमेटिकल थिंकिंग और लॉजिक को यूज़ करना है कि अब कौन सा लॉ अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हमें किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों बेसिस हैं वो क्या हैं, सेम है 2 के बराबर। तो सेम बेसिस हैं और एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो सेम बेसिस जब डिवाइड होती हैं तो हमने लॉ पढ़ा है कि उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बेस को हम 1 टाइम लिख दें विच इज़ 2, और दोनों पावर्स को 3a माइनस 2a, दोनों पावर्स को हम माइनस कर दें। ये पावर 3a और ये पावर 2a, दोनों को हमने क्या किया, माइनस। क्लियर है? और ये जो टर्म है 3 टू द नेगेटिव है, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर देना है इस तरीके से, राइट। ये ऊपर चला गया। ओके, अब हमारे पास ये पावर सिंप्लीफाई हो सकती हैं। 3a माइनस 2a, क्या आंसर आएगा? लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ a आ रहा है तो आंसर आएगा 2 की पावर a। जब हमें पता है कि लाइक टर्म्स हों और वो माइनस हो रही हों तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो माइनस होते हैं, वेरिएबल वैसे ही रहता है। तो 3a माइनस 2a इक्वल a, और ये वाली टर्म ऐसे ही हमने कॉपी कर दी। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है। तो हमने अभी पीछे सवाल में भी देखा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट जब भी हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पावर जो होती है वो वही रहती है, बस उस साइन उसका नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव a पावर थी वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव a पावर हो गई। क्लियर है? सो ये वाली भी रैशनल एक्सप्रेशन अब सॉल्व हो चुकी है, विच इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन इज़ 2 की पावर a डिवाइडेड बाय 3 की पावर a। क्लियर है? आपको समझ में आया? नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें आप, क्योंकि आप जितनी देखेंगे उसको उतना आप ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे बाकी चीज़ों को और अप्लाई कर सकेंगे लॉ को। नेक्स्ट हमारे पास एक और, ये लास्ट है, इसके बाद एक सवाल में और आपका कन्फ्यूजन होता है एक नॉर्मली बच्चों को, वो क्लियर करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसका नाम है एक स्टेप और करना है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये रेडिकेंड का साइन, रेडिकल का साइन है और ये रेडिकल का इंडेक्स्ड है। ठीक है, हमने अपने नेगेटिव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जब भी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होता है तो वो रेडिकल रूट होता है बेसिकली, और वो रेडिकल के इंडेक्स से रिलेट होता है, और उसकी मदद से हम उसको रेडिकल के साइन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट को रेडिकल के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपको आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह होगा। लेकिन उससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएँ, उस चीज़ की तरफ जाएँ कि हम रेडिकल के साइन को चेंज करें, विद इन रेडिकल अगर कोई चीज़ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट हमारे पास पावर है उसकी जो बेस है 81, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम पहले भी देख चुके हैं, वो 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 आएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 3 टू द 4th। ठीक है, तो हमने 81 की जगह लिख दिया 3 टू द 4th। सेकंड हमारे पास पावर है, उसकी बेस है 32, और 32 को लिखा जा सकता है इस तरीके से 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 टू द 5th। 32 की जगह हम 2 टू द 5th लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास पावर है, उसकी बेस है 8, और 8 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, दैट मीन्स 2 क्यूब्ड या 2 टू द 3rd पावर। सो 8 की जगह हमने लिख दिया 2 टू द 3rd। बाकी तमाम चीज़ें वैसे की वैसी ही हम कॉपी कर देते हैं, मतलब रेडिकल का साइन, इंडेक्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर्स वैसी की वैसी कॉपी की हैं हमने, बस बेसिस को उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर हमने लिख दिया है, राइट। ओके, सो अब हमारा काम नेक्स्ट क्या होता है कि हम पावर्स को कैंसिल करते हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। तो 3 की पावर 3 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, राइट। यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास पावर क्या बची, 4। तो यहाँ पे आ गए 2 टू द 4th पावर, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 पावर बची। 1 हम मेंशन नहीं करते तो हमारे पास हमने लिख दिया 2। क्लियर है?
ये स्टेप हम पीछे कर चुके हैं सवालात में डिटेल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं पिछले 2-3 सवाल में हम ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर देखा है हमने कैसे कैंसिलेशन होती है। यहाँ पे सिंपल कैंसिलेशन है तो हमने डायरेक्ट कर दी है। अब हमारे पास क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है विद इन रेडिकेंट? यस, वही स्टेप जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, तो हम वही काम कर देते हैं। सो 3 to the third जो लिखा हुआ है उसको हमने वैसे ही कॉपी किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4 है और नीचे पावर क्या है 1 है। सो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस करेंगे तो 4 - 1 आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके जब इन दोनों पावर्स को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आया 2 की पावर 3, इसको हम 2 क्यूब कहते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास विद इन रेडिकल साइन जिसको हम रेडिकेंट कहते हैं उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम रेडिकल के साइन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हमें रेडिकल के साइन को सॉल्व करना होता है तो हमें उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ पे रेडिकल का इंडेक्स क्या है 3 है, इसका मतलब है जब ये कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंट में तो वो पावर बननी चाहिए 1/3। आप देख सकते हैं 3 to the third मल्टीप्लाई बाय 2 to the third जो था वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, बस ये रेडिकल का साइन हट गया और इसके ऊपर पावर आ गई 1/3। ये हम डिटेल में समझ चुके हैं अपनी वीडियो में कि जो भी हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स होता है जो कि यहाँ पे 3 है, वही पावर आती है 1/3। मतलब एक फ्रैक्शन बनती है, ऊपर 1 आता है और नीचे वो आता है जो कि इंडेक्स होता है रेडिकल का। ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स 3 था, वो आया 1/3। क्लियर? अब वही काम कि हमारे पास ये 2 फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर पावर है तो पावर क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और 3 क्यूब के ऊपर भी 1/3 आएगा और 2 क्यूब के ऊपर भी 1/3 आ गया। अब अगेन पावर्स कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 3, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 2। दोनों की पावर्स 1 बचेंगी जो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास नॉर्मल नंबर्स हैं, 3 × 2 आंसर क्या आता है 6। तो आपने देखा किस तरीके से ये इतनी बड़ी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन थी जिसको हमने सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और सिंपल कैंसिलेशन मेथड यूज़ किया, कोई कैलकुलेटर हमने यूज़ नहीं किया और हमारे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो क्लियर करूँगा, ताकि उस तरह के सवाल अगर आपके असाइनमेंट में हो तो आप ईजिली उनको भी परफॉर्म कर लें। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, एक के अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और उस 3 के ऊपर पावर है 4, और उसके राइट हैंड साइड पे लिखा है 2 to the third और उस पूरी टर्म के ऊपर पावर है 4। क्या ये दोनों पावर्स आपको लगता है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए? आपको क्या लगता है? पहले इसको पॉज कीजिए यहाँ पे और थोड़ी देर सोचिए इसके बारे में, क्या ये बराबर होने चाहिए या नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये बराबर नहीं होने चाहिए तो कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाएं, इनको सॉल्व करके कुछ कोशिश करें कि आप अपनी बात को प्रूव कर सकें कि ये बराबर है या नहीं, और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा और देखिएगा कि ये वाकई में बराबर है या नहीं। चलें, आपने ट्राई किया होगा आई होप। हम देखते हैं कि इसका क्या राइट सॉल्यूशन या क्या सही आंसर है कि ये बराबर हैं भी दोनों टर्म्स या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें नज़र आ रहा है कि 2 की पावर 3 है और उस 3 के ऊपर पावर है 4। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो पावर 4 है ये सिर्फ 3 के ऊपर है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 हमारे पास बेस है वो वैसे ही रहेगा, और जो 3 के ऊपर 4 है इसका मतलब है हमें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है पावर के, क्योंकि 3 2 की पावर है, 2 का एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट में ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंट के ऊपर एक और पावर लगी हुई, वो पावर एक्सपोनेंट के ऊपर मतलब 3 के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इंटरप्रिटेशन है। अब चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या कह रहे हैं वो आपसे कि 2, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ब्रैकेट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो 4 पावर है जो ब्रैकेट के बाहर है ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की टर्म के ऊपर है, मतलब 2 to the third के ऊपर पावर है, सिर्फ 3 के ऊपर नहीं है। यहाँ पे जस्ट 3 के ऊपर थी, यहाँ पर ये पूरे 2 to the third के ऊपर पावर 4 है। इसका मतलब है कि हमारे पास पावर ऑफ के ऊपर एक और पावर आ रही है, तो पावर ऑफ पावर का रूल यहाँ अप्लाई होगा, और इसका मतलब है दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर आएगा 3 × 4, 2 की पावर 3 × 4। तो हमने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया कि पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है, लेकिन यहाँ हमने लॉ अप्लाई नहीं किया क्योंकि पावर के ऊपर पावर नहीं आ रही थी, जस्ट एक्सपोनेंट के ऊपर एक और पावर हो रही थी।
यहाँ पे ये 2 टू दी थर्ड के बाद साथ पूरी इस टर्म के ऊपर 4 लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी टर्म के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ 3 के ऊपर 4 लगा हुआ है। सही है, तो इनके फ़र्क को समझिएगा कि जब इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, और जब आपके पास पूरी टर्म के ऊपर पावर आए तो आप लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ पावर, और दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स 4। अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। तो इसका मतलब है 2 टू दी 81st पावर, ये हो गया। और सेकंड आप जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, तो 2 टू दी 12th हमारे पास राइट हैंड साइड है। जाहिर है कि अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स की बेसिस सेम है लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम पावर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, बल्कि ये वाली टर्म बड़ी है, क्योंकि ये वाली टर्म की मतलब है कि हम 2 को 81 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम 2 को 12 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेल, हमारा सवाल ये था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि ये दोनों बराबर नहीं है। सो हमें यहाँ सिंप्लीफिकेशन से पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये भी बराबर नहीं है। तो इस सवाल को डिस्कस करने का मतलब ये था कि अगर आपके पास किसी भी सवाल में इस तरह से रैशनल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ आए तो आपको इसी तरह इवैल्यूएट करना है कि उस पावर को सिर्फ एक्सपोनेंट पे अप्लाई करना है और उसको फिर फर्दर सॉल्व करना है। लेकिन अगर पूरी पावर के ऊपर एक और पावर लगी हुई आए तो आप लॉ अप्लाई करेंगे पावर ऑफ पावर और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो का कोई भी सवाल आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इस वीडियो के सवालात को आप अच्छी तरह अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसके जो असाइनमेंट आने वाला है वो बहुत पर्टेनिंग है, आप उसको बआसानी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।